नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन में। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हम जानेंगे कि FMEA क्या होता है। FMEA का फुल फॉर्म क्या होता है, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है फेलियर मोड इफेक्टेड एनालिसिस। तो आज की वीडियो में, आज की ट्रेनिंग में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। FMEA टर्म्स क्या होता है, FMEA क्या होता है, ओके, FMEA क्यों किया जाता है, FMEA के टाइप क्या है, कितने सारे टाइप के FMEA हैं, उसका हिस्ट्री क्या है, FMEA कहाँ से आया था और FMEA किसने यूज़ किया था, उसका प्रोसीजर क्या है, RPM वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ओके, और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस में, डिज़ाइन और प्रोसेस में किस तरीके से किया जाता है, सेवरिटी रेट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ऑक्यूरेंस रेट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, डिटेक्शन रेट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और उसके हम कुछ एग्जांपल भी देंगे और उसकी लिमिटेशन क्या होती है और उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो FMEA से देख के जैसे पता चल रहा है, फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस। तो इसमें जो F है, फेलियर का मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शन में कुछ लॉस हुआ है तो क्या है, फेलियर। अगर फेलियर मोड बोलेंगे तो अगर किसी प्रोसेस में हुआ है, ओके, किसी प्रोसेस में हुआ है या किसी इनपुट में हुआ है, ओके, या किसी कंपोनेंट में हुआ है, ओके, तो वो क्या बोला जाएगा, फेलियर मोड। या हमारे किसी प्रोसेस में हुआ, वो फेलियर मोड कहा जाता है। इफेक्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इफेक्ट एनालिसिस मतलब फेलियर तो हुआ है, ओके, फिर उसके ऊपर हमने क्या एक्शन लेने के बाद में क्या एक्शन लिए हैं और उसके एक्शन लेने के बाद में हमारे एनालिसिस क्या है, उन एनालिसिस को हम FMEA FMEA कोर्स में हम एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। FMEA है क्या, ये FMEA ये इज़ अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल फेलियर। FMEA जितने भी सारे फेलियर है उसको आइडेंटिफाई करता है अपने डिज़ाइन में, और मैन्युफैक्चरिंग जो मतलब प्रोडक्ट का जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो भी हमारे फेलियर होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। उसके बाद है FMEA इज़ ए इंडक्टिव रीजनिंग फॉरवर्ड लॉजिक। FMEA क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग है, ओके। अगला है इट इज़ कोर टास्क इस रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग। ये रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग और क्वालिटी इंजीनियर डिपार्टमेंट का एक कोर टास्क है, ओके। आगे बात करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोडक्ट और प्रोसेस या बेस्ड ऑन कॉमन फिजिक्स ऑफ फेलियर लॉजिक। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोडक्ट, ये क्या है, ये बेस्ड है किसके ऊपर, सिमिलर प्रोडक्ट के ऊपर और प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, और या तो फिर कॉमन फिजिक्स में जो भी फेलियर होते हैं उसका ये फेलियर लॉजिक पता करता है, ओके। समटाइम FMEA इज एक्सटेंडेड टू FMECA टू इंडिकेट। कभी कभी क्या होता है, जो FMEA है वो किस में एक्सटेंडेड होता है, किस में चेंज हो जाता है, FMECA में एक्सटेंड हो जाता है। किसके लिए इंडिकेट करता है, जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है उसके लिए। मतलब कभी कभी क्या होता है, जो FMEA है वो FMECA में चेंज हो जाता है, ओके। जो इंडिकेट करता है क्या, जहाँ क्रिटिकल एनालिसिस करना रहता है, मतलब कहीं कहीं अगर ज़्यादा क्रिटिकली रहती है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कोई बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो वहाँ पे ये इसमें FMECA में एक्सटेंड हो जाता है एनालिसिस करने के लिए, ओके। FMEA क्यों किया जाता है, ओके। FMEA क्यों किया जाता है, मैथोलॉजी दैट फैसिलिटीज़ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में FMEA किया जाता है। प्रोसेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए, प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सुधार करने के लिए FMEA किया जाता है। और उसके बाद में इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है। प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। प्रिवेंशन मतलब अगर हमारे इधर कोई भी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट या उसको रोकने के लिए किया जाता है। और उसके अलावा आइडेंटिफाई एलिमिनेट कंसर्व अर्ली टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस या डिज़ाइन। प्रोसेस और डिज़ाइन में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई और एलिमिनेट, उनको कम करने के लिए किया जाता है। उसके अलावा कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए किया जाता है, ओके। उसके बाद है FMEA may be required be an applicable quality management system पॉसिबली ISO। FMEA अगर हो सकता है तो वो रिक्वायर्ड है और एप्लीकेबल है किसमें, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कहाँ है, ISO वाले स्टैंडर्ड में। तो आपको पता चला FMEA क्यों किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, FMEA के टाइप क्या हैं।
डिज़ाइन में होता है फोकस, प्रोसेस में होता है, सिस्टम में कर सकते हैं, सर्विस में कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में कैसे। चलिए 1 बाय करते हैं। फोकस ऑन कंपोनेंट एंड सब सिस्टम। डिज़ाइन में क्या करते हैं, फोकस मतलब जो भी कंपोनेंट हमारा जब बनता है, जब हम कंपोनेंट बनाते जाते हैं तो उसके साथ जो ड्राइंग होता है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, तो डिज़ाइन में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रोसेस में भी किया जाता है। और उसमें प्रोसेस में क्या देखा जाता है, हमें फोकस इस पे किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्रोसेस पे फोकस किया जाता है। दूसरा, हमारा जो भी सिस्टम है उस पर फोकस किया जाता है, और सिस्टम के जो भी फंक्शन है, मतलब हमारा अगर कोई भी प्रोसेस है तो प्रोसेस के क्या फंक्शन है उस पर फोकस किया जाता है। ओके, दूसरा जो सर्विस है, सर्विस पे फोकस किया जाता है, और सॉफ्टवेयर फंक्शन पे भी FMEA का फोकस किया जाता है। FMEA की मदद से हम इन सारी चीज़ों पे कवर करते हैं, इन सारी चीज़ों पे एनालिसिस करते हैं। अगर हम FMEA की हिस्ट्री की बात करें तो ये सबसे पहले नासा ने फॉर्मली डेवलप किया था 1960 में, और इसको इम्प्रूव किया था सबसे पहले किसके लिए, स्पेस प्रोग्राम हार्डवेयर के लिए इसको अडॉप्ट किया था, डेवलप किया था 1960 में। और ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है जो हमारे सिस्टम में जो भी इफ़ेक्ट हैं, जो भी प्रॉब्लम है उनको एनालिसिस करने के लिए, और इक्विपमेंट में जो भी फेलियर हो रहा है उसके लिए भी। और दूसरी बात, ये मिलिट्री प्रोसीजर MIL P1629 में भी हुआ था, और इसमें मतलब फेलियर मोड हुआ था उसमें, तो उसके लिए ये मिलिट्री प्रोसीजर में हुआ था कब, 1949 में। ओके, तो ये FMEA का हिस्ट्री है, जहाँ जहाँ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं FMEA की काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। उसके अलावा है द प्रोसीजर कॉल्ड आउट इज MIL स्टैंडर्ड 1629 आर द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड थ्रू आउट द मिलिट्री एंड कमर्शियल इंडस्ट्री। जो भी मिलिट्री और कमर्शियल स्टडी है उसमें ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, MIL स्टैंडर्ड 1629A कहलाता है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है कहाँ पे, मिलिट्री और कमर्शियल इंडस्ट्रीज में। FMEA की बात करें तो FMEA का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें सबसे हेडिंग में रहता है प्रोडक्ट या प्रोसेस का एक रहता है, उसके बाद में यहाँ बहुत सारे पॉइंट रहते हैं। प्रोसेस स्टेप में इनपुट में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सारे लिखे जाते हैं, फेलियर मोड क्या है वो सारे लिखे जाते हैं, फेलियर इफेक्ट क्या है वो सारे लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारे फेलियर मोड हैं या हमारी जो भी कॉजेज़ हैं फेलियर के, ओके, वो कॉजेज़ यहाँ पे लिखे जाते हैं, और हमारा उस कॉजेज़ के अगेंस्ट में क्या कंट्रोल है वो लिखा जाता है, और उस कंट्रोल के बाद में हमारे क्या एक्शन है वो लिखे जाते हैं। ओके, और हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल या RPN नंबर है वो यहाँ पे सारा लिखा जाता है। तो कुछ इस तरीके का FMEA फॉर्म होता है, FMEA डॉक्यूमेंट होता है। ये जो 3 स्टेप है वो किस में आता है, आइडेंटिफाई फेलियर मोड एंड देयर रिस्पेक्ट, मतलब जो भी ये जो सारी तीनों चीज़ें हैं ये किस में आती है, फेलियर मोड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई कॉजेज़ किए जाते हैं, मतलब जो फेलियर हैं उनके क्या रीज़न है, क्या कॉजेज़ है, किसकी वजह से हो रहा है वो यहाँ पे किए जाते हैं। और यहाँ पे प्रायोरिटीज़ देते हैं, मतलब किस तरीके से कि अगर सबसे पहले हमें कौन सा हमें फेलियर मोड कंट्रोल करना है उसके ऊपर एक्शन लेना है, तो यहाँ पे प्रायोरिटीज़ देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ FMEA चार्ट होता है, FMEA डॉक्यूमेंट होता है जो आजकल सभी लोग फॉलो करते हैं। FMEA यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो अगर इंजीनियरिंग वर्ल्ड वाइड में जाने तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है, एरोस्पेस जो इंडस्ट्री है वहाँ यूज़ किया जाता है, केमिकल प्रोसेस जहाँ भी केमिकल का प्रोसेस होता है वहाँ पे किया जाता है, और हमारी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वहाँ भी किया जाता है। उसके अलावा ये है कि और बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं वो भी आजकल FMEA फंक्शन का यूज़ कर रही हैं। ओके, और उसके बाद जो हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं वहाँ किया जाता है, और जो एक्सीडेंट होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए भी ये FMEA यूज़ किया जाता है। ओके, उसमें FMEA के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारी टीम है जो FMEA के लिए काम कर रही है वो नेसेसरी टीम होनी चाहिए। ओके, और उसको FMEA के बारे में ट्रेनिंग होना चाहिए और फैमिलियर होना चाहिए। ओके, मतलब टीम को पता होना चाहिए कि FMEA को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर पता नहीं है तो उसको हम FMEA के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं।
उसके अलावा हमारे जो टीम मेंबर हैं उसमें कौन कौन होने चाहिए, डिज़ाइन इंजीनियर्स होने चाहिए, प्रोसेस इंजीनियर्स होने चाहिए, मटेरियल सप्लायर्स होने चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, सप्लायर्स होने चाहिए और कस्टमर होने चाहिए। ये 7 चीज़ें उसमें होनी चाहिए जब हम FMEA को इम्प्लीमेंट करते हैं या FMEA को एनालिसिस करने जाते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, FMEA का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम फेलियर मोड को डिटरमाइन करते हैं, हर एक प्रोसेस का जो इनपुट होता है, ओके, प्रोसेस का इनपुट होता है वहाँ पे। उसके बाद जो भी प्रत्येक जो भी फेलियर मोड हमें मिलता है उसके हम इफ़ेक्ट जो डिटरमाइन करते हैं और सिलेक्ट सेवरिटी लेवल फॉर ई डिवाइस। सेवरिटी लेवल का जो आगे जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में आगे PPT में मैं बता दूंगा क्या होता है। उसके बाद जो भी आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉज, जो भी कॉजेज़ होते हैं, जो भी रीजंस होते हैं पोटेंशियल, और जितने भी सारे फेलियर मोड के जितने भी पोटेंशियल कॉजेज़ होते हैं उनका सिलेक्ट एंड एक्यूरेंस लेवल और ईच कॉजेज़। हमें क्या करना पड़ता है, ऑकरेंस लेवल आइडेंटिफाई करना रहता है किसका, जो भी प्रत्येक रीज़न का ऑकरेंस लेवल को फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके अलावा हम लिस्ट करंट कंट्रोल ऑफ ईच कॉजेज़, मतलब हमारे एक लिस्ट तैयार करते हैं, हमारा जो करंट कंट्रोल क्या है हर एक रीज़न पे, मतलब जो भी रीज़न हमारे निकलना है उसके ऊपर हमारा क्या कंट्रोल है उसका एक लिस्ट तैयार करना रहता है। उसके अलावा क्या है, सिलेक्टेड डिटेक्शन फॉर ईच कॉजेज़, और हम जो भी हमारे रीज़न है उनके लिए डिटेक्शन मेथड तैयार करना रहता है। उसके अलावा कैलकुलेट द रिस्क प्रायोरिटी। उसके अलावा ये सारी चीज़ें करने के बाद में हम RPN को कैलकुलेट करते हैं। आगे बताता हूँ PPT में कि RPN को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। उसके अलावा डेवलप रिकमेंडेड एक्शन, असाइन रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड टेक एक्शन। हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके ऊपर जो भी एक्शन रिकमेंडेड होता है वो लेते हैं, उसको बनाते हैं और असाइन करते हैं। मतलब अगर हमारा कोई भी प्रॉब्लम निकल के आया तो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, ओके, और वो एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है उस आदमी को असाइन करते हैं कि ये रीज़न है, इस पर आप कंट्रोल करिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। उसके अलावा असाइन द प्रेडिक्ट सेवरिटी, ऑक्यूरेंस, डिटेक्शन लेवल एंड कंपेयर RPN। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो सेवरिटी रेट है, एक्यूरेंस रेट है एंड डिटेक्शन रेट है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और कंपेयर करते हैं RPN नंबर कितना आया। RPN नंबर के बारे में आगे समझ लेते हैं क्या होता है। तो RPN नंबर को किस तरीके से निकालते हैं, जो भी सेवरिटी रेट होता है वो मल्टीप्लाई एक्यूरेंस मल्टीप्लाई डिटेक्शन, जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो RPN नंबर होता है, ओके। और RPN नंबर का मतलब जो रेट जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। इसको बोला क्या जाता है, रिस्क प्रायोरिटी नंबर्स। आगे है, इसमें क्या लिखा है, 1000 इज़ मैक्सिमम एंड 75 इज़ कंसिडरिंग ओके। अगर इसमें 1000 कोई लिमिट है, अगर हमारा नंबर 75 RPN 75 आ रहा है तो इसको ओके कंसिडर किया जाएगा, ओके। अब सेवरिटी में रेटिंग दिया जाता है क्या, अगर 1 है, मतलब 1 से 10 तक पॉइंट्स रहते हैं, अगर 1 आ रहा है सेवरिटी में 1 आ रहा है तो उसको बोला जाएगा नॉट सेवर, और 10 बोला जाए, अगर 10 नंबर है तो उसको बोला जाएगा वेरी सेवर। तो जो नंबर ज़्यादा है वो प्रॉब्लमेटिक नंबर्स है। तो जितना नंबर कम रहेगा वो प्रोसेस के लिए, ऑपरेशन के लिए और डिज़ाइन के लिए अच्छा रहेगा। सेम ऑकरेंस में भी यही है, अगर 1 से 10 तक इसमें भी नंबर रहते हैं, अगर 1 है तो नॉट लाइकली, अगर 10 है तो वेरी लाइकली, ओके। मतलब अगर जितना ज़्यादा नंबर रहेगा इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे, ओके। अगर 1 रहेगा तो ओके, 1 रहेगा तो ओके। तो इस तरीके से हाँ उसको नंबर दिए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। डिटेक्शन में भी यही है, अगर 1 से 10 नंबर तक इसमें नंबर्स रहते हैं, अगर 1 है तो इजी टू डिटेक्ट और 10 है तो नॉट इजी टू डिटेक्ट, मतलब प्रॉब्लमेटिक नंबर है। तो आगे जान लेते हैं, इसका एक चार्ट मैंने बनाया है। तो रिस्क प्रायोरिटी को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी वजह से हम क्या निकालते हैं, डिटेक्शन, ऑकरेंस और सेवरिटी रेट निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो रिक्वायरमेंट है उनको डिफ़ाइन करते हैं और क्या हमारी जो आउटकम है, क्या एक्सेप्टेशन है उसको हम निकालते हैं। उसके बाद हम अब जो फेलियर मोड है उनको निकालते हैं। उसके बाद जो फेलियर मोड में जो पोटेंशियल कॉजेज़ है उसको निकालते हैं। उसके अलावा सीधे हमारा ऑकरेंस यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद है जो भी हमारे पोटेंशियल कॉजेज़ आइडेंटिफाई हुए हैं उनको हाउ कुड वी डिटेक्ट द कॉज ऑफ फेलियर,
हम कैसे उनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो जो फेलियर है वो रीज़न ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनका कंट्रोल प्लान बनाते हैं, उसके बाद इसका डिटेक्शन निकल आता है। ओके, उसके बाद में जब यहाँ पे हम चालू आइडेंटिटी फेलियर मोड हमें जहाँ पे मिलेगा तो हम क्या करते हैं, उसको आगे का एक्शन क्या लेते हैं, व्हाट आर द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ फेलियर मोड, फेलियर मोड के पोटेंशियल इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, उसके बाद में वो जो इफ़ेक्ट हैं वो कितने सीरियस हैं, उसके बाद क्या निकलता है, सेवरिटी रेट। तो डिटेक्शन इंटू ऑक्यूरेंस इंटू सेवरिटी बराबर क्या होता है, रिस्क प्रायोरिटी। रिस्क प्रायोरिटी को क्या बोला जाता है, RPN नंबर। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें वही स्टेप ले सकते हैं RPN के लिए। फेलियर मोड हम सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद सेवरिटी रेट, ओके, उसके बाद डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी नंबर डिटेक्शन, उसके बाद डिटेक्शन रेट, उसके बाद में RPN नंबर हमारे यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से इसका फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस में RPM को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। रेटिंग स्केल की अगर बात करें तो इसमें जो 2 टाइप के स्केल होते हैं, 1 to 5 एंड 1 to 10। ओके, जो 1 to 5 है वो ईजियर होता है। ओके, वो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। और 1 to 10 स्केल जो रहता है, जो जहाँ पे बेटर ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे यूज़ किया जाता है 1 to 10 स्केल। और 1 to 5 के यहाँ जहाँ बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे ये नंबर्स दिए जाते हैं। ओके, अगर 0 है रैंकिंग तो ये अलाउड नहीं है RPM में, क्योंकि RPN में 1 से लेके 10 तक स्टार्टिंग होता है और इसमें 2 स्केल होता है, 1 to 5 एंड 1 to 10। ओके, आगे बढ़ते हैं। FMEA टाइमिंग की बात करें तो एट द कंसेप्शन स्टेज पे किया जाता है। और कब कब किया जाता है, अगर हम डिज़ाइन में कुछ चेंज करने वाले हैं वहाँ किया जाता है। ओके, और जब कब किया जाता है, व्हेन न्यू रेगुलेशन आर इंस्टॉल्ड, जब हमारी न्यू रेगुलेशन कुछ होते हैं उस केस में हमें किए जाते हैं। और जब हमारे कस्टमर कुछ फीडबैक देते हैं, जैसे अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ गया, कस्टमर बोल रहा है कोई ये प्रॉब्लम है, तो उन केस में हम FMEA करते हैं। FMEA कब किया जाना चाहिए, ये सारे रीज़न हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं डिज़ाइन में, पहले हम पूरी जो भी हमारा सिस्टम है उसका ओवरव्यू करते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। ओके, उसके बाद में फेलियर मोड, जो भी फेलियर मोड है उनको नोट डाउन करते हैं। ओके, फिर इस्टेब्लिश फेलियर इफ़ेक्ट क्या है उनको करते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं जो भी क्रिटिकल चीज़ें हैं उनको डिटरमाइन करते हैं, फिर रिवाइज डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद डिज़ाइन हम अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन में इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ये रैंकिंग के आधार पर, जैसे मैंने बोला था कि 1 से लेकर 10 तक रैंकिंग किया जाता है, 0 का इसमें कोई भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 1 से 2 है तो इसका मतलब ये है फेलियर इज़ अनलाइकली, बहुत ही ज़्यादा रिस्क कम है यहाँ पे। 3 से ज़्यादा 4 है तो लो है। ओके, 5 से 7 तक है तो मॉडरेट है। तो ये कौन से टाइप का है, ओकेजनल फेलियर बोला जाएगा। उसके बाद में अगर 8 है तो ये हाई है, फ्रीक्वेंट फेलियर बोला जाएगा। अगर 9 और 10 के बीच में आपका रैंकिंग आ रहा है तो वेरी हाई आएगा, ये मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, तो इस तरीके से FMEA में रेटिंग दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो भी हमारी पीछे हमने जो बात किया था, हाई, वेरी हाई, मॉडरेट हाई, तो उनके यहाँ पे वही नेम सेम नंबर हैं और उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल वेरी हाई, तो वेरी हाई चांस द डिज़ाइन कंट्रोल। ओके, वेरी हाई क्यों आ सकता है, जैसे डिज़ाइन कंट्रोल बराबर से नहीं है और हम जो पोटेंशियल कॉसेस है उसको डिटेक्ट करेंगे या मैकेनिज्म वगैरह हम फेलियर मोड है, तो इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के अगेंस्ट में ये सारे नंबर दिए जाते हैं और उनकी क्या मतलब हाई है, लो है, मॉडरेट है, किस पोजीशन का नंबर्स की वजह से वो जनरेट हो रहा है, वो सारा डिटेक्शन क्राइटेरिया रहता है। अब रिस्क एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं हम लोग रिस्क एनालिसिस करने जा रहे हैं, किस तरीके से करते हैं। अब ये मान सकते हैं कि हमारा एक फेलियर मोड हुआ है, किस में हुआ है कि बॉयलर ट्यूब में एक फेलियर मोड हुआ है। ओके, अब हमने वाई एनालिसिस किया तो उसके जो फेलियर हैं उनके चांसेस क्या क्या थे कि वाटर लीकेज था। ओके, ये पहला रीज़न। दूसरा, कूलिंग प्रोसेस स्टॉप हो गया। ओके, उसके अलावा यूनिट शट डाउन हो गया और चौथा है वाटर लेवल नॉट मेंटेन। तो ये 4 रीज़न हमारे फेलियर निकल के आए और उसके पोटेंशियल कॉसेस क्या निकले आए, करोजन की वजह से वाटर लीकेज। ओके,
उसके बाद में किस स्केल फॉर्मेशन की वजह से, और इसमें एक्सट्रीमली कन्वेक्शन की तरफ से, और इसमें चौथा है क्रीप फेलियर की वजह से, और पांचवा है पुअर वाटर सर्कुलेशन के लिए। इस तरीके से हमने ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करके पोटेंशियल कॉसेज निकाले। अब सेविलिटी रेट कैसे निकला, वो जो चार्ट मैंने जो पहले समझाया था उस चार्ट के हिसाब में x बराबर 9 इसका सेविलिटी रेट निकला। ऑक्यूरेंस रेट कैसे निकला, इसको y बोला जाता है, y बराबर 7। ओके, जो मैंने चार्ट पीछे समझाया था उस लेवल, मतलब ये जो ऑक्यूरेंस लेवल है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो 7 नंबर की आ रही है, और डिटेक्शन में 5, तो आरपीएम कितना हुआ 315। ओके, तो ये जो आरपीएम रेट निकल के आया वो कितना निकल के आया 315। आरपीएम का फार्मूला क्या होता है, सेवरिटी रेट, ऑक्यूरेंस मल्टीप्लाई डिटेक्शन, ये तीनों चीज़ का मल्टीप्लाई होता है, तब आरपीएम का जो वैल्यू निकल के आता है। ओके, कंट्रोल प्रोसेस का डिटेक्शन क्या है, वाटर लीकेज। हमने कंट्रोल किस तरीके से किया, वाटर लीकेज पे किया। हमने यहाँ पे जो लीकेज हो रहा था, थिकनेस ऑफ ट्यूब वॉल की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, थर्मल स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, इंक्रीज ट्यूब स्ट्रेन, ओके, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेस हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो फेलियर मोड, ये बॉयलर के ऊपर एक एग्जांपल है, आपके यहाँ जिस भी टाइप का फेलियर हो रहा है उस तरीके से आप चार्ट को बना के उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, ये हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी इफ़िशेंसी को बढ़ाती है, और हमारी डिज़ाइन को एक अच्छे लेवल पे लेके जाती है। हमारी जो भी डिज़ाइन है, जो भी प्रोडक्ट का हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से बनाती है, और ये हम मिनिमाइज़ करती है किसको, फेलियर में, प्रोडक्ट में जो फेलियर होते हैं उनको मिनिमाइज़ करती है। उसके बाद में हमारा जो बिजनेस रिकॉर्ड है उसको अच्छा बनाती है, मतलब हमारी जो भी अगर हम जो भी प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे क्वालिटी का करेंगे और उसमें फेलियर्स नहीं होंगे। फेलियर नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, बिजनेस ग्रो होगा। ओके, तो ये हमारे बिजनेस रिकॉर्ड को बढ़ाती है, और ये हमारे जो बॉटम लाइन के जो रिजल्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करती है। कस्टमर सेटिस्फाई होता है इसकी वजह से, और हमारी रिलायबिलिटी वो भी इम्प्रूव होती है। तो फिर FMEA इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे जो भी एडवांटेज हैं वो यहाँ पे हैं, वो ये एडवांटेज हम FMEA करने के बाद ले सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। लिमिटेशन क्या है इसमें लिमिटेशन क्या है कि एम्प्लॉय को इसके ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। एम्प्लॉय जो भी हैं उनको पता होना चाहिए कि FMEA क्या होता है, और प्रोडक्ट पे इनिशियल इम्पैक्ट क्या है, ओके, और मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल क्या है, ये इसके लिमिटेशंस हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट रिक्वायर्ड टू अपग्रेड डिज़ाइन, फाइनेंशियल इम्पैक्ट रिक्वायर्ड टू अपग्रेड, जो मतलब अगर हमारे डिज़ाइन में कुछ भी चेंज हो रहा है, अगर डिज़ाइन चेंज क्यों किए जा रहे हैं, मतलब अगर हम कुछ अच्छा बना रहे हैं, अगर हम पहले ये डिज़ाइन कर रहे थे और उसमें हमने थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट किया, तो उस पर क्या है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट रिक्वायर्ड, मतलब जो भी फाइनेंशियल उसका जो इम्पैक्ट है वो रिक्वायर्ड होगा डिज़ाइन को अपग्रेड करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को अपग्रेड करने के लिए। मान लीजिए कुछ नई मशीनें हमने लगा दी या ऑटोमेटिक मशीनें लगा दी, तो उनके लिए क्या लगेगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ओके। एंड प्रोसेस इक्विप, जो भी टूल है या प्रोसेस इक्विपमेंट में हमेशा ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट ज़रूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है। आगे बस आशा है जो भी मैंने पीछे भी मैंने वीडियो बनाई हैं, तो ये 6 कोर टूल में से एक टूल था, ओके। उसके अलावा भी मैंने और 3 कोर टूल पे वीडियो बना दिया है, APQP, PPAP, और आज मैंने FMEA पे बना दिया है, ओके। और मैंने ऑलरेडी SPC के ऊपर भी डाल दिया है। तो बकाया के जो दो कोर टूल बचे हैं उनके बारे में भी वीडियो बना के डाल दूँगा। आशा है जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच।